नमस्कार। मैं तजिंदर छाबड़ा एस्ट्रो ज्योति से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो है प्रश्न कुंडली का डे 11 है। और आज हम जो करने जा रहे हैं, आई थिंक चोरी का करने जा रहे हैं मैम। जी जी। चोरी चोरी का टॉपिक हम करने जा रहे हैं। थेफ्ट का टॉपिक करने जा रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये। तो ओवर टू यू मैम। अगर अगर पिछली क्लास से कोई रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पहले पूछ लीजिए मैम से। नहीं तो फिर हम सीधा थेफ्ट का जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गुड ठीक है। इवनिंग, नमस्कार सभी को। आज का जो टॉपिक है, प्रश्न शास्त्र में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं इसी टॉपिक पे आते हैं। चोरी, थेफ्ट। वो इंटरेस्टिंग सा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है आज का। अगर पिछली क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं, अभी बहुत सारे है ही नहीं है। अदरवाइज वी विल स्टार्ट दिस। आई थिंक कोई क्वेश्चन किसी का नहीं, या तो पूरा समझ में आ गया या बिल्कुल नहीं आया। मैडम एंड में ना एक रखेंगे हम लोग, डाउट सेशन रखेंगे कंप्लीट डे का। जी अभी बिल्कुल। तो हाँ, अभी तो हम लोग चीजें अब्जॉर्ब कर रहे हैं, आधे पढ़ रहे हैं, आधा नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑल दैट। बट हाँ हम जी। ये रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी हमारी क्लास खत्म होती है उसके 5 से 8 दिन के बाद, जब भी लोगों को कन्वीनियंट लगता है, एक दिन का रखिएगा सिर्फ, आप 1 घंटे या 1.5 घंटे का, जहाँ हाँ पे हम जी, लोग सब नो अपने प्रॉब्लम। डाउट, हाँ अपने डाउट सब, कभी जब भी हम हम रख लेंगे, जब हम जैसे लोग सभी को। तैयार होके आएंगे पूछने के लिए, हमें को जो हाँ डाउट्स जी, आएंगे, देन वील टेक ऑन दैट, एग्जैक्टली, राइट। बिल्कुल। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। तो हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। अगर आपको कन्वीनियंट है तो जो कुंडली वाली चर स्थिर राशि वाली स्लाइड है स्टार्टिंग में, वो लगा दीजिए। ये मैम बता दीजिएगा कौन सी लगानी है स्लाइड। स्टार्टिंग में जो मैंने भेजी। और यस। ये वाली। ठीक है। यस। देखिए यहाँ पे कुंडली है और कुंडली में स्थिर चर और द्विस्वभाव राशियां हैं। तो हर, अगर हम बेसिक प्रश्न शास्त्र की बात करें तो हम इसमें चर, स्थिर और द्विस्वभाव जो राशियां हैं उनका हर जगह इंपॉर्टेंट होती है। चोरी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज्यादा ही होती है। पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए ये लग्न है। आ, ये केंद्र के 4 भाव हैं। लग्न, चौथा भाव, सप्तम भाव, 10वां। तो हम पहले ये देखते हैं किस भाव से क्या देखते हैं। लग्न और चंद्रमा से प्रश्नकर्ता होता है। वैसे भी हम देखते हैं लग्न जो है वो व्यक्ति होता है, यहाँ भी प्रश्नकर्ता जो है वो लग्न और चंद्रमा दोनों से देखते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जिस व्यक्ति की संपत्ति हुई है वो पर्सन है। चौथा जो भाव है वो है चोरी हुई संपत्ति। क्या चीज चोरी गई है, वो है धातु है, जीव है या मूल है। उससे रिलेटेड जो हमने पहले पढ़ा है बेसिक्स में, ग्रह और राशियां दोनों पढ़ी है। उनमें से जो राशि और जो ग्रह आएगा उससे रिलेटेड होगा। धातु है तो ज्वेलरी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, जेम्स हो सकते हैं, और कॉइन्स हो सकते हैं। मूल है तो मनी हो सकती है, नोट हो सकते हैं। जीव है तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, द्रव्य हो सकता है। तो इस तरह से हम, चौथा भाव हमारा है संपत्ति। जो 7वां भाव है वो है चोर। 7वां भाव या सप्तमेश चोर है वो। और जो 10th भाव है वो है अधिकारी वर्ग। हम यहाँ पे अधिकारी वर्ग से रिलेटेड पुलिस कह सकते हैं, जो
उस चोरी की वस्तु को दोबारा से लाने में या उसको प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे भाव, किस भाव से हम क्या देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रश्न का विषय या प्रारूप क्या है। अगर 3, 6, 8 या 12 लग्नेश अगर इन भावों में उपस्थित है, ठीक है, लग्न की जो राशि है उसका स्वामी 3 में है, 6 में है, 8 में है या 12 में है, तो हम कह सकते हैं। और अगर लग्न वहां पे है वृष, कर्क, सिंह या तुला, वृष है, कर्क है, सिंह है या तुला लग्न है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आ, वस्तु है ये चोरी हुई है। अगर कोई पूछता है कि भी ये खो गई है, मोस्टली सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि ये वस्तु खो गई है या चोरी हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि ये अगर लग्नेश इन भावों में गया तो ये वस्तु चोरी हुई है। और चोरी हुई है अगर इस इन पे बृहस्पति की दृष्टि नहीं हो, हम ये कह सकते हैं फर्स्ट संकेत हमें मिलेगा कि वस्तु चोरी होके दूर चली गई। अब हम देखते हैं कि अगर मंगल या शनि 7वें भाव में हो, अभी आप ये, हाँ जी, ये लगाइए, ये रेड वाला 7वें भाव में है तो भी हम कह सकते हैं कि वस्तु चोरी हुई है, कोई नहीं। अब हम देखते हैं, ये तो चोरी का हो गया कि मंगल अथवा शनि 7वें भाव में हो या सप्तमेश मंगल शनि 3, 6, 8, 12वें भाव में। सप्तमेश भी अगर 3, 6, 8, 12 में तो भी चोरी हुई है। लेकिन चोरी नहीं हुई, क्या वास्तव में चोरी हुई या वस्तु गलत जगह पर रखी है? कई बार क्या होता है हम खुद ही रख के भूल जाते हैं और फिर हमें मिल नहीं रही, हम बोलते हैं कि वो पता नहीं अब गुम हो गई या चोरी हो गई, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। तो ये भी हमको प्रश्न कुंडली बता देगी। कैसे? यदि एक ग्रह अपनी राशि या नवमांश में स्थित होकर लग्न को देखता है, यदि यहाँ पे यदि एक ग्रह नहीं, एक शुभ ग्रह कर सकते हैं उसको, यदि एक शुभ ग्रह अपनी राशि या नवमांश में स्थित होकर लग्न को देखता है, किसी भी भाव में है, लेकिन अगर वो स्वग्रही है या अपने नवमांश में है, तो वहां से वो लग्न को देख रहा है तो वस्तु चोरी नहीं हुई, कहीं घर में ही इधर उधर रखी गई। यदि चतुर्थेश लग्न में या चतुर्थेश से दृष्ट चंद्रमा लग्न में है, चतुर्थेश लग्न में चला गया, अच्छा संयोग होता है, या चतुर्थेश से दृष्ट चंद्रमा, चतुर्थेश चंद्रमा को देख रहा है और लग्न में है, तो वस्तु अपनी जगह पर ही मिल जाएगी। जहां पे आपको लगता है कि आपने रखी थी वो वहीं पे मिल जाएगी। यदि चंद्र लग्न में है और शनि मंगल 11वें भाव में है, चंद्रमा लग्न में है और शनि या मंगल 11वें भाव में, या चंद्र पर सप्तम से मंगल से दृष्ट है, तो वस्तु कहीं गिर गई है, पुनः प्राप्त नहीं हो सकेगी। यदि द्वितीयेश व चोर ग्रह का आपसी संबंध है, अब देखिए चोर ग्रह कौन सा, हमने अभी बात की, सप्तम में बैठा हुआ ग्रह जो है चोर ग्रह है, और अगर सप्तम में ग्रह नहीं है तो सप्तमेश चोर ग्रह है। तो द्वितीयेश मतलब दूसरे ग्रह का राशि स्वामी। द्वितीयेश व चोर ग्रह का आपसी संबंध है, किसी भी तरह से वो दोनों एक जगह पे बैठे हैं या दृष्टि से संबंध है, या वो एक दूसरे की राशि में है, या सप्तमेश चोर ग्रह होकर 11वें भाव में स्थित हो, तब भी वस्तु केवल दूसरी जगह रखी है, जहां पे आपने रखी थी वहां नहीं है, कहीं और रखी है और वो मिल जाएगी। यदि लग्नेश व सप्तमेश के बीच परिवर्तन हो, परिवर्तन कैसे होता है?
लग्नेश सप्तमेश की राशि में, सप्तमेश लग्नेश की राशि में, तो खोई हुई वस्तु अपनी जगह पर ही मिल जाएगी। ये है थोड़े से योग जो बताते हैं कि चोरी नहीं हुई है, चोरी नहीं हुई वस्तु, बल्कि गलत जगह पे रखी है, और अगर गलत जगह पर नहीं रखी तो गिर गई है, कोई चलते चलते रिंग गिर गई, वॉलेट गिर गया, कोई और डॉक्यूमेंट्स गिर गए, तो और उनके मिलने के चांसेस हैं या नहीं है, ये भी हम प्रश्न कुंडली से देख सकते हैं। नेक्स्ट लगा सकते हैं। प्रश्न कुंडली लापता वस्तु या चोरी। यदि वस्तु खोने से संबंधित प्रश्न हो तब प्रश्न लग्न में स्थिर राशि का उदय हो रहा, तो या स्थिर नवमांश हो या वर्गोत्तम नवमांश हो, तो इन सब स्थिति में घर में ही वस्तु है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे स्थिर, चर और द्विव स्वभाव राशि। अगर लग्न में स्थिर राशि आती है, तो हर जगह हम बोलते हैं स्थिर राशि आ रही है तो प्रश्न की संभावना, आंसर की जो है पॉजिटिविटी की कम हो जाती है, चर में बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्थिर है तो वो अच्छा साइन है। अगर स्थिर राशि है, नवमांश में स्थिर राशि है लग्न में, तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु घर में ही है, ज्यादा से ज्यादा घर के आसपास ही है, मिल नहीं रही है। और अगर इसके विपरीत स्थिति हो तब अपहृत वस्तु घर से बाहर ले जाएगी। यानी अगर चर राशि है लग्न में, तो वस्तु जो है घर से बाहर जा चुकी है और किसी बाहरी व्यक्ति ने उसको चुराया है। अब नेचुरली घर से बाहर चली गई, बाहरी व्यक्ति ने चुराया है, तो उसके मिलने के चांसेस कम हो गए। और भी हम योग देखेंगे, अभी हम कंफर्मेशन ये नहीं देंगे कि बस गई अभी और भी आगे ट्राई करेंगे। यदि प्रश्न लग्न में चर राशि चर नवमांश हो, वर्गोत्तम नवमांश भी ना हो, तो चोरी हुई वस्तु प्राय अपने स्थान या घटना स्थल से दूर जा चुकी है, वो घर में नहीं है। नेक्स्ट लगा मैडम दीजिए। ये वर्गोत्तम नवमास का मतलब लगन वर्गोत्तम है ना ये? लग्न, हाँ जी, ठीक है। लग्न जो राशि D1 चार्ट में है वही नवमांश में है, ठीक है मैडम, उसको भाई वर्गोत्तम। नवमास के लगन में है। जी, नवमांश के लगन और जो ओरिजिनल लगन कुंडली है वो सेम है। ये तो लास्ट में करेंगे। अब हम देखते हैं कि हाँ जी, ये लगा दीजिए। देखिए नक्षत्र से हम कैसे देख सकते हैं, नक्षत्र से भी हम जो है वो वस्तु का मिलना या ना मिलना जो है वो देख सकते हैं। जी, जो नक्षत्र हमारे पास कितने नक्षत्र हैं? 27। 27 नक्षत्र हैं हमारे। इन नक्षत्रों को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इनको हम कहते हैं अंधलोचन, मंदलोचन, मध्यलोचन, सुलोचन। अंधलोचन में चौथा, 7वां, 12वां, 16वां, 20वां, 23वां, 27वां। अंध नक्षत्र में अगर हम नाम से देखें तो पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती व रोहिणी, ये नक्षत्र जो है वो अंध नक्षत्र, अंधलोचन होते हैं। इन नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु पूर्व दिशा में जाती है और शीघ्र मिल जाती है। अगर जिस टाइम प्रश्न कुंडली बनाई गई है या प्रश्न पूछा गया है उस टाइम का अगर हम नक्षत्र देख लें, अगर ये नक्षत्र आते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि ये जो वस्तु खोई है वो आपकी पूर्व दिशा में गई है और शीघ्र ही आपकी वस्तु जो है वो मिलने वाली, जल्दी ही मिल जाएगी। मैडम ये नक्षत्र किसे, चंद्रमा का नक्षत्र देखेंगे हम लोग या लगन का? लग्न का नक्षत्र, प्रश्न लगन। लग्न का। अच्छा। मंदलोचन 7, 5, 9, 13, 17, 21 और 24, 24वां।
ये मंदलोचन नक्षत्र हैं। कोई वस्तु पश्चिम दिशा में जाती है, प्रयत्न करने पर मिल जाती है। अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा, अश्विनी व मृगशिरा, ये नक्षत्र हैं। अगर ये नक्षत्र उस टाइम उदय हो रहा है तो कोई वस्तु पश्चिम दिशा में जाती है और प्रयत्न करने पर मिल जाती है। आप घर, इसमें क्या है, घर पे बैठे रह बैठे भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको कोशिश करनी पड़ेगी। पुलिस, उसको कहिए पुलिस में रिपोर्ट करवाइए, अच्छे से ढूंढिए, तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। मंदलोचन में मध्यलोचन, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, पूर्वा, भाद्रपद, भरणी व आर्द्रा। 2, 6, 10, 14, 18, 25, इन 6 नक्षत्रों में चोरी गई वस्तु दक्षिण दिशा में जाती है, सूचना मिलने पर भी नहीं। सूचना मिलने पर भी आपको पता लग गया कि यह वस्तु आपकी यहाँ पे है, लेकिन फिर भी मिलती नहीं, मध्यलोचन नक्षत्रों में आगे। सुलोचन 3, 8, 11, 15, 19, 22, 26, पूर्वा, फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा, भाद्रपद, कृतिका व पुनर्वसु। इन 7 नक्षत्रों में वस्तु उत्तर दिशा में जाती है, ना तो वस्तु मिलती है और ना कोई उसकी सूचना मिलती। तो ये अगर आप नक्षत्रों से ये देख लेते हैं तो ये चार्ट, अगर ये चार्ट जो है हर पंचांग में होता है, अगर आप पंचांग देखते हैं तो पंचांग के पिछले पेजेस पे ये चार्ट होता है, अंधलोचन, मंदलोचन, मध्यलोचन और सुलोचन का। तो आप उसमें देख सकते हैं उस टाइम का कौन सा नक्षत्र है, और उससे आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये वस्तु मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली, किस दिशा में है, पॉसिबिलिटी है या नहीं। नेक्स्ट लगा दीजिए। संपत्ति की पुनः प्राप्ति, जब द्वितीयेश दूसरे अथवा चौथे भाव में हो तो धन अथवा खोई हुई व्यक्ति वस्तु संपत्ति पुनः प्राप्त होती है। द्वितीयेश क्या है, संपत्ति का घर है, धन का घर है। तो जब द्वितीयेश दूसरे या चौथे भाव में होता है तो धन अथवा खोई हुई संपत्ति प्राप्त हो जाती। चौथा भाव भी सुख संपत्ति से रिलेटेड है, सुख साधनों से, और दूसरा धन का ही है। ये इसमें जाता है तो हम कह सकते हैं कि दोबारा से मिल जाएगी। लग्नेश 7वें भाव में या सप्तमेश लग्न में, इन दोनों में से कोई भी हो, सप्तमेश हो लग्न में या लग्नेश हो 7 में, अथवा उनका परस्पर इत्थसाल, या लग्नेश और सप्तमेश में इत्थसाल हो, चाहे वे लग्न अथवा 7वें भाव के अपेक्षा दूसरे भाव में। अगर इत्थसाल हो रहा है दोनों का, और अगर वो लग्न और सप्तम में नहीं है, तब भी संपत्ति की पुनः प्राप्ति हो जाती है। जबकि यदि लग्नेश और सप्तमेश के बीच ऐसा कोई संबंध अनुपस्थित हो तो पुनः प्राप्ति संदिग्ध है। लग्नेश लग्न में नहीं है, कार्येश मतलब सप्तमेश सप्तम लग्न में नहीं है सप्तमेश, और लग्नेश सप्तम में नहीं है, इन पे कोई एक दूसरे की दृष्टि नहीं है, इनके बीच में इत्तेसाल नहीं है, कोई इनके बीच में अगर संबंध नहीं है तो दोबारा जो प्राप्ति है उसमें डाउट है। यदि सप्तमेश लग्न में स्थित हो तो चोर स्वयं चुराई हुई संपत्ति वापस कर देता है। बहुत बड़ी चीज है ये अगर आपको सप्तमेश लगन में दिखाई दे रहा है तो आप कह सकते हैं कि चोर खुद ही वापस दे जाएगा, किसी भी कारण से दे, वो उसकी आत्मा जाग जाए, उस पे प्रेशर हो, वॉटेवर, लेकिन आ जाएगा। दूसरा भाव प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति की समृद्धि का भाव है, और 8वां भाव चोर की समृद्धि का भाव, क्योंकि वह 7वें से दूसरा भाव, 7वां भाव कौन सा है, चोर का है, 7वें से दूसरा जो है वो संपत्ति का होता है दूसरा भाव, तो 7वें से दूसरा चोर की संपत्ति है।
यदि अष्टमेश लग्न में स्थित है तो चोर स्वयं संपत्ति वापस कर देता है। इसी प्रकार द्वितीयेश और अष्टमेश इत्थसाल योग में हो तो संपत्ति पुनः प्राप्त। द्वितीयेश और अष्टमेश भी अगर इनमें इत्थसाल हो तो भी संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाती। लग्नेश और दशमेश परस्पर, इसमें देखिए थोड़ा सा डाउट भी राइटर कहता है, क्योंकि अष्टमेश जो है वो हमेशा हानि दिखाता है, तो कैसे पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक योग जो है वो कह रहा है कि सातवें का दूसरा है, तो इसको हम हमेशा डाउटफुल होता है। इत्तिशाल अगर है तो वो वापसी हो जाती है, इत्तिशाल से वापसी, एक्सपीरियंस्ड है कि इत्तिशाल है तो वापसी हो जाती है। अगर इत्तिशाल नहीं है तो चांसेस कम होते। लग्नेश और दशमेश परस्पर युति दृष्टि अथवा इत्तिशाल द्वारा संबद्ध हो तो चोरी हुई संपत्ति पुलिस की सहायता से पुनः, अब हमने पहले ही कहा था दशम भाव जो है वो अधिकारी या पुलिस का भाव है, तो लग्नेश और दशमेश में कोई संबंध है, युति का है, दृष्टि का है या इत्तिशाल किसी भी तरह का कोई संबंध है, तो पुलिस की सहायता से संपत्ति जो है दोबारा मिल जाती है। नेक्स्ट कर लीजिए। चोरी हुई वस्तु कहाँ पर रखी है? हाँ जी, संपत्ति की अप्राप्ति। ये तो हमने प्राप्ति के देखे थे योग। अब देखिए, अगर संपत्ति प्राप्त होने के संकेत नहीं है, मंगल सातवें आठवें भाव में न केवल एक पाप ग्रह होकर बल्कि प्राकृतिक ग्रह चक्र के आठवें भाव का स्वामी होकर स्थित। मंगल खुद ही एक अशुभ ग्रह माना जाता है, सातवें में है तो चोर हो गया, आठवें में है और पाप ग्रह ही नहीं है बल्कि आठवें भाव का स्वामी भी है, तो वस्तु की पुनः प्राप्ति नहीं होती, कारण चोरी हुई वह संपत्ति दूसरे हाथों में चली गई। लग्नेश सातवें भाव में सप्तमेश लग्न में हो तो पुनः प्राप्ति का योग कहा गया है। यदि सप्तमेश लग्न में वक्री, ने अभी प्राप्ति में देखा कि ये इनका अगर परिवर्तन है, दोनों में से कोई एक दूसरे में है तो प्राप्ति होती है, लेकिन सप्तमेश लग्न में वक्री हो तो संपत्ति पुनः प्राप्त नहीं हो सकेगी, चाहे उस संपत्ति का पता लग गया। लग्न में राहु या सातवें भाव में राहु केतु अक्ष की भूमिका में हो और छठे भाव में सूर्य की स्थिति से संपत्ति की पुनः प्राप्ति नहीं होती है। मतलब सप्तम में अगर लग्न में राहु है तो सप्तम में केतु होंगे, लग्न में केतु है तो सप्तम में राहु होंगे। तो ये एक दोनों ग्रहों को, दोनों भावों को इन्होंने ग्रहित किया है। और अगर आठवें भाव में सूर्य भी है तो संपत्ति प्राप्त नहीं की। दशमेश अष्टमेश के साथ इत्तिसाल बना रहा हो तो पुलिस चोर का पक्ष लेती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा देखना चाहिए कि दशमेश का अष्टमेश के साथ अगर इत्तिसाल है तो पुलिस चोर का पक्ष लेती है और संपत्ति पुनः प्राप्त नहीं होती है। इस योग के अनुसार संपत्ति का एक भाग पुलिस के हिस्से में गया है। जब लग्नेश लग्न द्वितीय भाव अथवा द्वितीयेश को नहीं देखता तो संपत्ति पुनः प्राप्त नहीं होती। लग्नेश की दृष्टि होनी चाहिए लग्न पे, द्वितीय भाव पे या द्वितीयेश पे, इनमें से किसी एक पे भी है तो हम कह सकते हैं कि पुनः प्राप्ति के संकेत हैं या संभव है। नहीं है तो पुनः प्राप्ति नहीं होती। यदि प्रश्न कुंडली में नवांश लग्न का स्वामी नीच है
अथवा सातवें भाव में है तब संपत्ति सदा के लिए चुकी। नेक्स्ट लगा दीजिए। संपत्ति की अप्राप्ति तो होगी। और भी कौन कुछ कौन जी, सी है मैम? कौन सा लगाना सिलेक्ट? एक मिनट अभी यही लगा दीजिए, थोड़े से लोग और हैं, कर लेते हैं डिस्कस। ये वाला लगा दे। हाँ जी, इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर। ठीक है मैम। जी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चर राशि पुनः प्राप्ति के लिए अनुकूल है, जबकि पृष्ठोदय और स्थिर द्विस्वभाव राशियां अनुकूल नहीं है। द्विस्वभाव राशि में यह देखना चाहिए कि उसका झुकाव चर की ओर है अथवा स्थिर की ओर, यह लग्न में उदित अंशों पर निर्भर करता है। ये हम देख चुके हैं कि अगर द्विस्वभाव 0 से 15 है तो वो स्थिर की तरफ है, और 15 से 30 है तो वो चर की तरफ है। केंद्र और त्रिकोणों में शुभ ग्रह अनुकूल हैं, और ये और योग हैं जो पुनः प्राप्ति बताते हैं। लग्नेश 7वें भाव में, सप्तमेश लग्न में, ये हम पढ़ चुके हैं। लग्नेश अथवा चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त। लग्नेश अगर शुभ कर्तरी है या उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा है, और चंद्रमा शुभ कर्तरी में है या उसके साथ भी कोई शुभ ग्रह बैठा है, या उस पे दृष्टि है शुभ ग्रहों की, लग्नेश पे दृष्टि है चंद्रमा पे, तो पुनः प्राप्ति संभव है। यहाँ पे युति से मतलब इत्थशाल हो रहा है तो भी संभव। लग्नेश लग्न दूसरे भाव को देखें, ये हम कर चुके हैं। शुभ कर्तरी जब चंद्र राशि का अधिपति चंद्रमा को देखता हो, चंद्र राशि का जो अधिपति है, चंद्र राशि में जो ग्रह बैठा है वो चंद्रमा पे दृष्टि रख रहा है, तब भी पुनः प्राप्ति है। जब चंद्रमा 7वें भाव में स्थित हो तब भी पुनः प्राप्ति है। जब लग्नेश अथवा चंद्रमा द्वितीय के साथ इत्तशाल रखते हो, अथवा जब वे संयुक्त रूप से स्थित हों, लग्नेश के साथ चंद्रमा हो या द्वितीयेश के साथ चंद्रमा हो, तो भी संपत्ति पुनः प्राप्त होती है। तो अप्राप्ति हमने पढ़ लिया है। अब दूसरी स्लाइड लगा दीजिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चोर कौन है। यदि एक स्थिर राशि अथवा एक स्थिर नवांश उदय होता है तब घर के किसी सदस्य को, राशि जो है स्थिर है लग्न में और नवांश भी स्थिर है, तो घर का सदस्य जो है वो उसने चोरी की है। यदि द्विस्वभाव राशि उदय होती है तो ऐसा व्यक्ति जिसका घर में आना जाना है, और अगर चर राशि उदय होती है तो बाहर का व्यक्ति है। यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों लग्न को देखते हैं तब एक पारिवारिक सदस्य चोर है, जबकि यदि केवल उनमें से एक लग्न को देखता है तब पड़ोसी चोर है। सूर्य और चंद्रमा की लग्न पर दृष्टि यह सूचित करती है कि चोर एक प्रभावशाली व्यक्ति के साथ रह रहा है। यदि लग्न में लग्नेश और सप्तमेश संयुक्त रूप से स्थित हैं तब भी एक पारिवारिक सदस्य चोर है। लग्न में लग्नेश है और सप्तमेश भी है, दोनों साथ में लग्न में हैं, तब भी परिवार का सदस्य ही चोर है। यदि सप्तमेश और मंगल इशराफ योग से पिछली घटना बता रहे हैं तब चोर पहले भी ऐसे अपराध, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। यदि प्रश्न कुंडली में बृहस्पति शनि से दृष्ट है तब चोर कुख्यात है तथा अपने आपराधिक इतिहास के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट लगा। यदि चंद्रमा और शुक्र 7वें भाव में स्थित हैं अथवा दृष्टि से संबद्ध है तब चोर ने पहली बार चोरी की है। जबकि यदि चंद्रमा बुध 7वें भाव से संबंध है अथवा चंद्रमा शनि से पीड़ित है तो चोर पाखंडी है, अर्थात वह एक, इसका इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंट।
आगे लगा दीजिए ये जिसमें चक्र बना है किस दिशा में। सप्तमेश में के रूप में ग्रह। देखिए हमने पहले कहा कि चोर कौन है, सप्तम है या सप्तमेश है। सप्तम में बैठा ग्रह है या सप्तमेश जो सप्तम के राशि का स्वामी है वो चोर है। अब उसका आइडिया हम कैसे लगाएं? अगर सूर्य है सप्तमेश तो वो कोई बूढ़ा व्यक्ति है। अगर चंद्रमा है तो वो युवा है, आकर्षक है, मोटा है और 70 के आसपास का व्रत। इसमें 70 के आसपास का तो नहीं होता, चंद्रमा में कुछ 50 के आसपास का हो सकता है। मंगल है, युवा व्यक्ति अथवा भाई भी जो है वो हो सकता है। बुध मित्र अथवा जवान लड़का। बृहस्पति एक मध्य आयु का व्यक्ति। शुक्र एक जवान महिला। शनि वृद्ध अथवा नौकर। कुर्सी बदल दीजिए। ये हो गई है। ये वाला हो गया मैम स्लाइड। हाँ जी, हो गया है। दिस वन चक्र जिसमें बना है वो बता दी। कौन सा मैम? एक ये था संपत्ति की प्राप्ति, ये ये तो लास्ट स्लाइड। लास्ट है। हाँ जी। ये वाला हाँ, चोरी गई वस्तु कहाँ पर है? इस प्रश्न का कई तरह से विश्लेषण हो सकता है। दिशा, दूरी और संभावित स्थान अथवा पास पड़ोस की स्थिति से यह जाना जा सकता है चोरी वस्तु कहाँ रखी गई। दिशा देखिए, ये दिशा का चक्र है। सारी दिशाएं यहाँ पे है। पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व। अब हम कुंडली में ये देखेंगे कि बलवान ग्रह कहाँ पे बैठा है, किस दिशा में। जब हमने बेसिक्स में राशियां पढ़ी थी तो भाव पढ़े थे तो उनकी दिशाएं भी हमने देखी। तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सा भाव जो है वो किस दिशा का है, ये देखने के अलावा हम देखेंगे कि कुंडली का सबसे बलवान ग्रह जिसके पास सबसे ज्यादा बल है, चाहे वो स्थान बल है, पक्ष बल है, स्वराशि का है, उच्च का है और कोई शत्रु दृष्टि तो नहीं है उसके पास, ऐसा कोई ग्रह है जो सबसे बलवान है, वो किस दिशा में है। जहां पे वो बलवान ग्रह है जिस दिशा में, हम बता सकते हैं कि उसी दिशा में वो वस्तु गई है। उस वस्तु की प्राप्ति जो है वो वहीं से होगी, उसी दिशा से होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि और एक चीज की दिशा तो हमें पता चल गई। ये मेरा एक क्वेश्चन है इसमें इसमें हम सप्तमेश वाला ग्रह देखेंगे या सप्तम में बैठा ग्रह देखेंगे या फिर कुंडली का जो सबसे बलवान ग्रह है वो देखेंगे? कुंडली का सबसे बलवान ग्रह। यहाँ पे ना आप भूल जाइए द्वितीय सप्तमेश लग्नेश कुछ नहीं। अच्छा, जिसके पास कुंडली में सबसे ज्यादा बल है वो ग्रह कहाँ पे है, किस दिशा उस में है? दिशा उस दिशा में वो वस्तु मिलेगी। जी, उस दिशा में वस्तु मिलेगी। अब हम देखते हैं जैसे और अगर एग्जैक्ट देखना है, जैसे नवांश में देखेंगे कि लग्न अगर 5 नवांशों में है, लग्न जो है, लग्न की राशि जो है कहाँ नवांश में कहाँ जाएगी। अगर 5 नवांश में है, इसको हटा सकते हैं हम, तो चोरी हुई जो वस्तु है वो उसी जगह पे, मतलब 13 किलोमीटर के अंदर अंदर होगी। अगर 5 नवांश के अंदर अंदर है लग्न की राशि तो
13 किलोमीटर, क्योंकि पहले देखा जाता था कोस होते थे, तब हम कहते थे 4 कोस में होगी, 4 कोस का मतलब होता है 13 किलोमीटर। इसके बाद द्रेशकांड वाला लगा दीजिए जो अभी लगाया था आपने थोड़ा सा। और अगर उदित राशि 5 नवांशों से बाहर है, 5 नवांश के अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये 13 किलोमीटर से दूर गई है, और जितने नवांश बढ़ते जाएंगे 13-13 किलोमीटर उनमें ऐड करते जाएंगे। ये आपकी इतने दूर शहर से बाहर है, इसका मतलब हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो जिस शहर में प्रश्न पूछा गया है वो कितने किलोमीटर बाहर अगर है तो दूसरा शहर आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि ये जो है आपके शहर से बाहर चली गई या आपके शहर में ही है वस्तु, ये आप बता सकते हैं दूरी। और चर स्थिर से तो बता ही सकते हैं कि जो अगर स्थिर राशि आई है तो घर में ही है या आसपास है, ठीक है। चर है तो दूर चली गई है, और अगर द्विस्वभाव है तो बहुत दूर भी नहीं है लेकिन घर में भी कुछ दूरी पे वस्तु जो है वो गई है। ये एक बार दोबारा बता देना जो आपने बताया था, नवांश वाला जो बताया। जी, कि अगर लग्न 5 नवांशों के अंदर अंदर है, ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, 5 नवांश के अंदर है, तो आप कह सकते हैं कि जो वस्तु है, खोई हुई संपत्ति है, जो भी खोया हुआ है वो 13 किलोमीटर के अंदर अंदर है। 5 नवांश मतलब एक नवांश होता है 1 योजन, 1 योजन मतलब 4 कोस, 4 कोस मतलब आज के 13 किलोमीटर, इसलिए हम उसको 13 किलोमीटर की दूरी ले लें। तो 13 किलोमीटर के अंदर अंदर वो वस्तु आपकी मिल जाएगी अगर 5 नवांश के अंदर है, ठीक है। डिग्री वाइज आप देख सकते हैं कि वो जो लग्न है वो कितने नवांश में है। अगर 5 नवांश के बाहर चली गई तो आप कह सकते हैं 13 किलोमीटर से बाहर है, और अगर आगे एक एक नवांश आगे बढ़ता जाएगा 13 किलोमीटर मतलब 1 योजन और आगे बढ़ता जाएगा। 5 नवांश बेशक 13 किलोमीटर को 5 से डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5 नवांश तक 13 ही किलोमीटर माने, 5 नवांश के बाद 13 किलोमीटर आगे बढ़ाते जाएंगे 9 नवांश तक, तो उतनी दूरी तक वस्तु गई है, दूर चली गई। तो मैडम इसका मतलब ये हुआ कि अगर लगन हमारा है, लगन की डिग्री अगर हम बोलते हैं एक नवांश 3.2 डिग्रीज, राइट, 5 मतलब हो गया 16 डिग्री। अगर 16 डिग्री तक आपका लगन है तो हम बोलेंगे 13 किलोमीटर तक की दूरी पे चीज है। जी, इसके अगर अगर नवांश हमारा अगर 2 डिग्री पे ही मतलब या एक उस पे ही 3.2 पे ही है तो क्या बोलेंगे हम? 5 5। नवांश के अंदर ही हुई ना वो भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, वो अंदर हो गई इसलिए 13, मतलब एक नवांश है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब वो 13 किलोमीटर ही हुआ पहला तो। हाँ जी, अप टू 5 5 नवांश नवांश, तक ठीक है, हम समझ में आ उसको गया। ठीक है, समझ में आ गया मैडम, अबाउट ओके। 13 किलोमीटर मानेंगे। ठीक ठीक है। अब अब देखिए द्रेशक्रांत से, द्रेशकोण जो है वो D2 चार्ट होता है। जैसे हम नवांश में 9 पार्ट्स में कुंडली को बांट देते हैं, इसमें 3 पार्ट्स में बांटते हैं। D2 नहीं, सॉरी मैडम D2 चार्ट तो मेरे ख्याल होरा का होता है। सॉरी D3 चार्ट, देश कोण बोलते हैं उसको, D3 चार्ट। D2 चार्ट होरा का होता है, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। और D3 में 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 3 पार्ट्स में कैसे, जो ग्रह 0 से 10 डिग्री तक होते हैं वो पहला दृष्टिकोण होता है, 10 से 20 डिग्री तक दूसरा दृष्टिकोण होता है, और 20 से 30 डिग्री तीसरा होता है। तो खोई हुई वस्तु का स्थान दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? प्रथम दृष्टिकोण हो तो कोई वस्तु द्वार के पास, अगर आपको ये पता चल गया कि वस्तु जो है स्थिर लग्न में आई है, घर में ही है, तो घर में भी अब कहाँ हो सकती है, तो आप देश कोण देख लीजिए। अगर लग्न जो है वो प्रथम देश कोण में है, 0 से 10 डिग्री है, तो घर के मेन डोर के आसपास चीज होनी चाहिए।
अगर मध्यम देश कोण है तो घर के भीतर सेंट्रल पार्ट में होनी चाहिए, जो भी उनका घर में सेंट्रल पार्ट में उनका लिविंग रूम है, उनका किचन है, बेडरूम है, जो भी है वहां पे वस्तु हो सकती है। तीसरा दृष्टिकोण है तो घर के पिछले हिस्से में, पिछले हिस्से में उनकी बालकनी आ सकती है, उनका गैरेज आ सकता है, वॉटेवर जो भी उनके घर के पीछे बना है, उसमें चार दीवारी भी हो सकती है घर के पिछले पार्ट में, तो उसमें जो है वस्तु जो है वो मिल सकती है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि कौन से ग्रह होगा लग्न में, तो वस्तु जो है वो कहाँ पे हो सकती है। अगर चौथे भाव में, यहाँ पे हम चौथा भाव देखेंगे, ये तो हमने लग्न देख लिया, ठीक है। अब हम चौथा भाव देखेंगे कि अगर चौथे भाव में अग्नि तत्व की राशियां हैं, अग्नि तत्व की राशि कौन सी होती है, 1, 5, 9। ये भी अभी हम करते हैं, मैं ये बता दूं, इसमें नहीं है, नोट्स में मिल जाएगा, इसी को लगा दीजिए आप। तो आग के निकट वस्तु जो है वो आग के निकट हो। अब आग कहाँ होती है घर में, किचन में। अब यहाँ किचन के अलावा कई बार आ, जैसे आपने घर में आयरन रखी है, उसमें भी तो हीट होती है, आग नहीं है पर हीट है, वहां भी देख सकते हैं, उस एरिया में भी। पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, उसमें फर्श पर, कई बार हम भूमि के अंदर भी मान लेते हैं। पिछले जमाने में क्या होता था, धन गाड़ देते थे, छुपा देते थे, तो वहां भी भूल जाते थे। पर आज हर कोई खोद के नहीं रखता, तो फर्श पे ही कहीं इधर उधर, कहीं भी बेड के नीचे चली गई या कोई किसी चीज के पीछे चली गई, वहां पे मिल सकती है। वायु तत्व की राशियां हैं 3, 7, 11, तो कहीं जहां पे हवा का सोर्स है वहां पे, कहीं पे टंगी है, कोई घरों में पड़छत्ती बनी है वहां पे है, इस तरह से किसी ऊंची जगह पे मिल सकती है। और अगर 4, 8, 12 हैं, तो हम कह सकते हैं पानी की जगह पे, पानी के निकट, जहां भी घर में पानी, किचन में है तो वहां हो सकती है, घर में एक्वेरियम रखा है वहां हो सकती है, कोई और पानी का सोर्स है वहां पे चीज मिल सकती है। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए विजेंद्र जी। चौथे भाव में ग्रह अथवा चतुर्थेश सूर्य है, तो संपत्ति जो है संपत्ति के मालिक के पास ही है। या तो वो जानबूझ के शोर मचा रहा है, या फिर भूल गया, उसको पता ही नहीं है कि मेरी चीज मेरे ही पास है, और उसको लग रहा है कि खो गई। अगर चंद्रमा है तो पानी के सोर्स, तालाब, सरोवर, या घर में पानी के सोर्स के पास। मंगल है आग अथवा रसोई घर। पहले हमने राशियां डिस्कस की, अब हम ग्रह देख रहे हैं। आग, रसोई घर, गैस के पास, कोई और आग का सोर्स है, कोई बड़ा लैंप है, कोई कुछ है इस तरह का, तो वहां भी चीज जो है वो मिल सकती है। बुध है अध्ययन कक्ष, बृहस्पति है पूजा का स्थान अथवा बगीचा, शुक्र है शयन कक्ष, और शनि है तो गंदा स्थान, डस्टबिन के आसपास का एरिया हो सकता है, टॉयलेट हो सकता है। ऐसी जगह हम ग्रहों से बता सकते हैं अगर चौथे भाव। अभी अभी एक कुछ दिन, 2 दिन पहले एक आया था मेरे पास क्वेश्चन, कोई अपनी कुछ
ज्वेलरी रख के भूल गए थे। पहले तो उन्होंने पूछा घर में है कि चोरी हो, पता चला कि चोरी नहीं हुई, घर में। अब दूसरा जो था उनका क्वेश्चन कि घर में है तो कहाँ पे है, तो फिर उनको बताया कि भाई किसी धातु की चीज में है और आपका जो पूजा का कक्ष है वहां पे है, पूजा स्थान में है। और जो चीज थी वो धातु की डिब्बी में, उनका जो पूजा का स्थान है वहां पे उन्होंने अभी रख दिया होगा और वहां मिल गया। तो इस तरह से जो है हम बता सकते हैं। कुछ सेकंड्स का मैं ब्रेक चाहूंगी, प्लीज डोंट माइंड। देखते हैं दूसरा, हम देखते हैं इसमें कि देखिए, लग्न में उदित राशि, लग्न में स्थित ग्रहों अथवा लग्न को देखने वाले ग्रहों की प्रकृति देखें। लग्न अथवा आरूढ़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु। आरूढ़ लग्न हम पहले पढ़ चुके हैं बेसिक में। एक उदित क्रूर राशि एक क्रूर ग्रह द्वारा ग्रहित अथवा दृष्ट है तो चोरी हुई वस्तु की पुनः प्राप्ति नहीं बताती। ये कुछ और सिद्धांत है। पृष्ठोदय लग्न पुनः प्राप्ति की इच्छा की पूर्ति का संकेत नहीं करता, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको आगे कर दीजिए, ये हो गया है, ये भी हो गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड पे, नहीं, चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं, इसको भी बंद कर दीजिए। चोर पकड़ा जाएगा या नहीं, इसमें हम अस्त ग्रहों की भूमिका देखते हैं कि जब द्वितीय अस्त हो तो चोर पकड़ा जाता है, लेकिन संपत्ति प्राप्त नहीं हो। द्वितीय अगर अस्त हो गया तो चोर बेशक पकड़ा जाएगा लेकिन संपत्ति प्राप्त नहीं। लेकिन जब सप्तमेश अथवा मंगल अस्त हो या चंद्रमा सूर्य से 12 अंशों के अंदर हो तो चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा जाए। सातवें भाव में पाप ग्रह की उपस्थिति है तो पुलिस चोर को पकड़ लेगी। सातवें भाव में अगर पाप ग्रह है तो भी चोर पकड़ा जाएगा। यदि दशमेश और पंचमेश की लग्नेश और द्वितीयेश के साथ परस्पर मित्रता है तो चोर पकड़ा जाता है और संपत्ति पुनः प्राप्त हो। ये आपके थोड़े से ये रूल्स थे। अब कुंडली लगा दीजिए। देखिए, ये कुंडली है, इसमें लग्न आप देखिए स्थिर है या चर है, आप ही बताएंगे। मैडम स्थिर है। बिल्कुल स्थिर है। और ये शीर्षोदय है या पृष्ठोदय है? शीर्षोदय। शीर्षोदय राशि है, हाँ जी। स्थिर लग्न है। लग्न शीर्षोदय है जो कि बताती है कि जो संपत्ति है वो उसकी होप है। और
स्थिर है तो हम कह सकते हैं कि जो ये संपत्ति है वो बाहर नहीं गई है। चोरी हुई संपत्ति मिल सकती है, और अगर चोरी हुई है, अभी हम और लगाएंगे, तो घर के किसी सदस्य ने चोरी की है। अब लग्न देखें हम, नक्षत्र किसके में है? लग्न जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है, और 10वें भाव में शुक्र जो है वो स्थित है, और शुक्र जो है वो स्वराशि का है। लग्नेश कहाँ पे गए हम? लग्नेश अष्टम में चले गए। अष्टम में आ गए। और देखिए अष्टम में कितने सारे ग्रह बैठे हैं। केतु है, सूर्य के साथ शनि है, और मंगल। तो लग्नेश जो है यहाँ पे पूरी तरह से घिरे हुए हैं, और जो अष्टमेश हैं वो अपनी ही राशि के होके 5वें घर में बैठे हैं। द्वितीयेश भी देख लेते हैं। द्वितीयेश कहाँ है? अष्टमेश अष्टम अष्टम में। में। अष्टम में है, बुध भी अष्टम। तो ये जो है एक कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि द्वितीयेश अष्टम में चले गए, शनि के साथ, केतु के साथ, मंगल के साथ, सूर्य के साथ, और द्वितीय भाव में राहु विराजमान। अब चतुर्थेश, चतुर्थेश भी अष्टम में पहुंच गए। अब हम देखते हैं आगे, लग्नेश सूर्य जो है द्वितीयेश एकादशीश, ठीक है। द्वितीयेश जो है वो एकादशेश भी हैं, और सूर्य जो है बुध के साथ निकटतम इशराफ योग में है। अगर हम इनको देखें, ताजे के योग लगाएं तो इशराफ योग में है लग्नेश और द्वितीयेश। लग्नेश और द्वितीयेश पुनः प्राप्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों इशराफ योग में आ गए, और दोनों अष्टम में हैं। अब हम अगर बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति क्या कुछ हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि पर वो अष्टमेश होके बैठे हैं। अब ये जो दिखा रहा है लग्नेश और द्वितीयेश अष्टम में, और इनकी युति, ये दिखा रहे हैं कि जो ये संपत्ति है वो हो चुकी है, मिलने के चांस कम हो गए हैं। ये जो हम शीर्षोदय राशि का जो योग, शुभता का योग था, यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और जो सूर्य है राहु से दृष्ट केतु के साथ आ गए, ये भी एक अशुभ संकेत दे रहा है। 8वें भाव में लग्नेश सभी क्रूर ग्रहों के साथ है, और बुध की स्पेशलिटी है, एक तो राहु से रहित हो गए, और बुध जो है जिसके साथ में होते हैं उसी के फल देने लगते हैं। अगर शुभ ग्रहों के बीच में बैठे होते तो शुभ हो जाते, अब अशुभ के साथ बैठे हैं, अशुभ के साथ दृष्ट हैं, तो ये खुद भी अशुभ। अब लग्नेश को कहीं से कोई राहत नहीं है, हर तरफ से जो है वो क्रूर ग्रह जो है वो देख रहे हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा स्वराशि के होके द्वादशेश में है, तो द्वादशेश जो भाव है वो व्यय का भाव है। यहाँ पे व्यय से संबंधित हानि दिखा रहा है, हानि का भाव है। तो चंद्रमा भी कोई हेल्प करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि हानि के भाव में बैठे हैं। और अगर चंद्रमा का यहाँ नक्षत्र देखें तो वो खुद के नक्षत्र में है, और बुध तो खुद ही पीड़ित है, तो नक्षत्र से भी उनको कोई राहत नहीं मिल रही। और
चंद्रमा के अंश राहु और केतु के अंश के बहुत नजदीक है। तो कारक देखें तो भी राहु ने इनके कारकत्व ले लिए थे। तो चंद्रमा भी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, लग्नेश की भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए चोर कौन है? सप्तमेश। सप्तम में कोई ग्रह नहीं है तो सप्तमेश शनि चोर है, और शनि अष्टम में आ गए। हमने अभी अभी जो सूत्र पढ़े थे उनमें था कि अष्टम जो है वो चोर की संपत्ति का है। हाँ, चोर की संपत्ति जो है वो, ये शनि जो अष्टम में आ गए तो ये जो संपत्ति है वो चोर के पास ही है, उसके पास है। और वो चोर के पास है तो वापस आने के चांस कम है। और जब सप्तमेश मीन राशि में होता है तो एक से ज्यादा चोर होते हैं। जो पर्सन है चोरी में इन्वॉल्व एक से ज्यादा है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि सप्तमेश मीन राशि में है, इसका मतलब है कि ये एक से ज्यादा लोगों ने जो है वो चोरी की है। अब जो राशि है यहाँ पे लग्न में, ये दिनचर राशि है। राशियों की डिवीजन हमने दिन और रात्रि की फर्स्ट या सेकेंड डे में की थी। तो लग्न में जो राशि उदित होती है, अगर वो रात्रि बली है तो वो रात्रि में चोरी हुई है, दिन है बली है तो दिन में। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये चोरी जो है वो दिन में हुई है। तो इसमें हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो गई संपत्ति है उसके मिलने के चांसेस ना के बराबर, वो जो है वो मिलने के चांसेस नहीं है। अब आप दृष्टिकोण देख लीजिए कि लग्न जो है वो तीसरे दृष्टिकोण में है। तो तीसरा दृष्टिकोण बताता है, अगर यहाँ स्थिर लग्न है तो ये बता रहा है कि घर के व्यक्ति ने चोरी की है। अब चोरी की आप ये कह सकते हैं कि फिर भी आसार तो नहीं है कि मिलेगी, लेकिन फिर भी घर के पिछले पार्ट में वो हो सकती है किसी के पास। सूर्य है, लग्नेश जो है वो सूर्य है, तो कोई बुजुर्ग पर्सन घर का हो सकता है, कोई आ, बड़ा घर का, उसके पास ये संपत्ति है और मिलने के आसार जो है उसके कब्जे में ही है, मिलने के आसार जो नहीं। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि जो चोरी की गई चीज है उसका जो है मिलना मुश्किल है। इसमें और कुछ आप लगा सकते हैं, कोई और कोई सूत्र? मैडम बृहस्पति जो है अपनी 9th एस्पेक्ट दे रहा है लगन को। जी हाँ। तो उसे कुछ लगता नहीं है मैडम हमको कि उसका कुछ बेनिफिट है। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, लगन को देख रहा है और लगन का मित्र ही है बेसिकली वो। एक हाँ, दो। लग्न का मित्र है, बिल्कुल सूर्य हाँ के साथ है। हाँ। तो बृहस्पति यहाँ पे क्योंकि लग्नेश बृहस्पति से, इसलिए बृहस्पति की दृष्टि काम नहीं कर पाएगी क्योंकि लग्नेश की जो अशुभता है वो बहुत ज्यादा हो गई है। दूसरा मैडम लग्नेश जो है अपना द्वितेश और चतुर्थेश के साथ ही बैठा हुआ है। दूसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी के साथ ही बैठा बैठा अष्टम में है वो, तो बैठा उनके साथ में ही है। तो ये भी थोड़ा फेवरेबल होना चाहिए ना, नहीं? देखिए, एक तो द्वितीयेश नक्षत्र वाइज भी
उनको फेवर नहीं कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि वो यहाँ पे राहु की दृष्टि भी आ गई है। यहाँ पे जो युति है वो इसलिए भी काम नहीं कर पा रही क्योंकि एक तो अष्टम में हो गई है। अष्टम में ये जो संपत्ति खो गई है ये चोर को स्ट्रांग कर रहे हैं। इनकी युति मिलने के इसलिए क्योंकि ये चोर और स्ट्रांग हो गया। यहाँ पे संपत्ति इसके पास यहाँ आके सारे ग्रह इसको सपोर्ट करने लगे। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रश्न करता है उसको पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, यहाँ चोर को पॉजिटिविटी मिल रही है। चोर स्ट्रांग हो रहा है पाप ग्रहों से, अष्टम में बैठे पाप ग्रहों से। अगर अष्टम में हम देखें मैडम कि जी। अगर हम एक तरीके से देखें तो सूर्य जो है, ठीक है, हम्म सूर्य और बुध की डिग्री, सूर्य बुध मित्र है, मंगल मित्र है, तीनों मित्र है, अच्छे मित्र हैं, ठीक है ना। हम्म। शनि जो है 5 डिग्री पे है, सूर्य 16 डिग्री पे है। तो जी। इनमें 10 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है। तो इसलिए शनि का प्रभाव मेरे हिसाब से थोड़ा कम होना चाहिए सूर्य के ऊपर। सूर्य इसमें बल इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो अपने 2 अच्छे मित्रों के साथ में बैठा हुआ है और वो उसके आसपास ही बैठे हुए हैं, जबकि शनि उसे काफी दूर है। शनि शनि बेशक दूर है, हाँ। लेकिन शनि को देखिए, डिग्री बेशक दूर है हाँ जी। लेकिन भाव तो एक ही है ना। नहीं वो तो ठीक है एक मैडम, तो घर में बैठे। भाव में परंतु बुध और मंगल भी तो बैठे हुए हैं, दोनों से परम मित्र हैं। यहाँ पे मित्रता, इनकी मित्रता जो है वो सूर्य के बदले शनि को स्ट्रॉन्ग कर रही है। क्यों? शनि के तो दुश्मन है वो लोग, यहाँ मंगल पे और। बेशक दुश्मन है। देखिए, हाँ जी। सप्तम जो सप्तमेश है, हाँ जी। जो हम इस प्रश्न कुंडली के अच्छा आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सप्तमेश जो है वो चोर माना गया है। हम्म, और जो ये अष्टम का भाव है ये चोर का, सर गेन है, अष्टम का गेन है, दूसरा ठीक है, ये गेन गेन है। गेन हो गया उसका, चोर का ठीक है। गेन है, अष्टम वेल्थ। उसका धन भाव है। तो चोर का धन भाव को ये सभी ने हाँ स्ट्रॉन्ग ठीक बना। है, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर इसीलिए राइट। ये शनि, शनि को इन सब की फेवर मिल रही है। और इसीलिए जो ये लग्नेश को फेवर नहीं मिल रही है, तो लग्नेश का फेवर नहीं है तो उसको चीज नहीं मिल रही, यहाँ चोर का फेवर हो रहा है। तो इसलिए चोर के पास जो चीज है वो उसमें गेन हो रहा है, और जो लग्नाधिपति है उसके भाव में हानि हो रही। तो जब धन भाव में ही हानि है तो गेन कैसे हो? गेन सारा चोर को हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो चोरी गई चीज है इसके मिलने के आसार ना के बराबर। हालांकि वो चीज बाहर नहीं गई है, लेकिन घर में है, लेकिन मिलेगी नहीं। मैडम यही आपने बात। बताया है कि जी। द्वितीय अस्त हो तो चोर पकड़ा जाता है। अब इसमें जी। तो देखिए द्वितीय तो अस्त हो गया, द्वितीय हो गया बुध, हाँ बुध जी। अस्त हो गया तो चोर तो इसका चोर पकड़ा जाएगा इसके अंदर। देखिए, यहाँ पे हम अस्त नहीं है ये, बेशक सूर्य के साथ है। वो ऐसा क्यों मैडम? बुध का वैसे बुध को अस्त का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता क्योंकि बुध बार बार अस्त होता है, ठीक है। तो बुध जो है वो 2 डिग्री के है, अंतर पे है, उससे दूर चला गया तो उसका अस्त जो है वो, उसका प्रभाव खत्म हो गया अस्त का। बुध जो है बार बार सूर्य के पास आता है, और सूर्य के पास, आपने देखा होगा कई बार किसी कुंडली में हम वक्री और अस्त की बात करते हैं तो दोनों चीजें अलग अलग दिखाई देती है। वक्री होता है जब सूर्य से अधिकतम दूरी पे हो, और अस्त होता है जब सूर्य के निकटतम दूरी। लेकिन आपने सिर्फ एक बुध ग्रह को देखा होगा, वो वक्री और अस्त दोनों साथ साथ में, कई कुंडलियों में आपने अगर देखा हो तो। अच्छा दूसरा मैडम आपने बताया था जब हम्म चंद्रमा सूर्य से 12 अंशों के भीतर हो तो चोर पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा। तो इस तरह हम्म। सूर्य तो यहाँ पे 12 चंद्रमा से और सूर्य के बीच में 12 अंशों के से कम का डिफरेंस है, तो चोर पकड़ा नहीं जाएगा पुलिस द्वारा। यहाँ पे दशम का भी तो आना चाहिए रेफरेंस इसमें। मैडम जो आपने अभी आज आज आपने पाया था ना चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं, इसके
टॉपिक में पढ़ाया था आपने भी। हाँ जी, मैं उसको दोबारा से एक बार देख लेती हूँ, पर उसमें दशम भाव का भी आना चाहिए बीच में। ठीक है, दशम पे कोई दृष्टि हो या दशम में की कोई एक दूसरी राशि हो। अब यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का दशम से कोई लिंक नहीं हुआ है, क्योंकि पोलिस तो दशम भाव है ना, तो इसलिए वो तो हम ये मान के चलेंगे इसमें चोर पकड़ा जाएगा। चोर पकड़ा भी जाएगा तो भी चीज नहीं मिलेगी। हाँ, चीज नहीं मिलेगी, बात तो पर ठीक है, और पुलिस देखिए, चोर पकड़ लेगी तो, क्योंकि ये दो इंडिकेशन हो गए, एक तो चंद्रमा और सूर्य का डिफरेंस हो गया, और एक हाँ जी, द्वितीयेश भी अस्त हो गया। तो ठीक है, दोनों ही जगह पे ये आ रहा है कि पुलिस देखिए और यहाँ पे जो मैंने बात कही थी उसमें एक और पॉइंट था, उसका वो होगा तो ही होगा। देखिए, अ, जब सप्तमेश अथवा मंगल अस्त हो और सूर्य चंद्र से 12 अंशों के भीतर हो। तो मैडम यहाँ पे सप्तमेश भी अस्त है और मंगल भी अस्त है। सप्तमेश शनि, वो भी अस्त है मैडम। हाँ, और मंगल भी अस्त है। मंगल भी उतनी डिग्री में आ रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, चंद्रमा और सूर्य दोनों 10 पर। लेकिन यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि बेशक पकड़ा जाएगा लेकिन हाँ, चीज नहीं ये बात मिलेगी। एग्रीड मैडम, क्योंकि पकड़ा जाएगा। हाँ, ठीक है, हो सकता है क्योंकि वो उसका मैंने बेच बाज अभी के इधर उधर कर देगी चीज। पुलिस वाला उस तक मैं पहुंची नहीं अभी। ठीक है मैडम। ठीक है, पुलिस वाले तक हम पॉइंट तक नहीं आए, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपने ठीक दिया है कि ये पुलिस के द्वारा पकड़ा तो जाएगा, पुलिस वाला फेवर हो रहा है, क्योंकि ये दोनों भी सूर्य के अंशों के अंदर हैं और सूर्य चंद्रमा भी 12 डिग्री के अंशों पे है। ठीक है, तो ये पकड़े जाएंगे पुलिस के द्वारा, बेशक दशम पे नहीं है इनका, लेकिन अंशों में ये एक दूसरे के साथ फेवर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जो वस्तु है, जो भी जिस चीज की चोरी हुई है, उसकी प्राप्ति फिर भी नहीं है। प्राप्ति नहीं हो रही मैडम, ये बात ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, चोर चोर के पकड़ने के बावजूद भी चीज जो है वो नहीं मिल रही है। ठीक। ताजिक दृष्टि नहीं है इन पे, इसलिए पुनः प्राप्ति हो सकती है अगर ताजिक दृष्टि पड़ रही होती इन पे, पर वो नहीं है, तो पुनः प्राप्ति का तो कोई आसार इस कुंडली में कहीं से भी नहीं दिख रहा है। कहीं से भी देख लीजिए, कहीं से भी नहीं। इस पे अगर बृहस्पति की दृष्टि आती तो भी कुछ परसेंटेज हो जाता कि शायद मिल जाए, कुछ टाइम बाद मिल जाए, लेकिन कोई भी किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है लग्नेश पे और ना सप्तमेश पे, तो पुनः प्राप्ति के कोई आसार इस कुंडली में नहीं। ठीक है, और कुंडली पे लगा के देखिए रूल्स। अगर आप रूल्स इसी तरह लगाएंगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि प्रश्न कुंडली तो क्विक आंसर्स देती है। उसी टाइम पता चल जाता है कि ये, चाहे वो यात्री की वापसी हो, चाहे वो चीज की वापसी हो, चाहे वो रोगी का ठीक होने का हो, एकदम से बता देती है प्रश्न कुंडली कि ये होना है या नहीं। तो आप लोग कुंडली और लगाइए और क्लास में लेके आइए आप कुंडली, कोई हम क्लास केस हाँ स्टडी कर मैडम, सकते हैं। मेरे पास जो है मेरे घर में ही चोरी हुई थी। मेरी अच्छा। मेरी बिटिया की शादी से एक दिन पहले ही पूरा सोना चोरी हो गया था हमारे घर से। ओ, हाँ, तो तो वो वो भी, मिला। हाँ हाँ, मिल गया वो। मतलब चोरी, मतलब काफी कुछ निकल गया, फिर भी मिल गया था हमको। ओके। बट कम मिला था, बट मिल गया था। वो मैं चाह रहा था डिस्कस करने के लिए। जी। दूसरा दूसरा जो आपसे एक बारी बात हुई थी पहले भी, कि मेरे यहाँ पे डेथ भी हुई थी। मैं चाह हम्म, रहा था कि दोनों लाइव केसेस हम लोग डिस्कस करें। बिल्कुल। जब भी, हाँ, जब भी मतलब हमारे डिस्कशन का टाइम होए, हाँ उसमें हम जी, हाँ लोग, जी, मैं आपको बिल्कुल टाइम बिल्कुल, टाइम आप दे लोग दूँ। हाँ कुंडली लाइए और हाँ, आप लोग खुद उसमें सूत्र लगाइए। ठीक, बिल्कुल ठीक है।
जिससे आपको पता लगेगा कि सूत्र कैसे लगाने हैं। यहाँ तो अगर आपको बताती रहूंगी तो आप खुद से नहीं लगाने की कोशिश करेंगे, तो बेटर है कि आप उसको सूत्र लगाइए। नहीं, हाँ हम लगाएंगे, जब फंस जाएंगे तो हम आपको पकड़ लेंगे। हाँ श्योर जी। तो और कुछ आज के लिए? बस मैडम, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन। थैंक यू। बट पढ़ना पड़ेगा इसलिए, काफी कुछ, काफी लंबे सूत्र हैं इनके मैम नोट ये भी। आप जो आपके बुक इसको आप हाँ, रेफर, इस बुक का एक बार नाम बता दीजिए सभी को। ये बुक देखिए, दिखा दे, आप बुक का ना फोटो खींच के हमको भेजिएगा ऑथर के साथ। मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ये प्रश्न हाँ, शास्त्र की बुक है। मैं तो एक बुक से वैसे नहीं रेफर करती हूँ। मैं अभी जिससे आपने क्लिक्स करके भेजे हुए हैं ना, फोटोज भेजी हुई हैं, हाँ, ये वाली बुक इसमें सबसे इजी लगता है मुझे, हाँ उसका क्या इसलिए नाम मैं है? इसको। और बुक का नाम? वैसे तो शट पंचाष्टिका है, वो है, और नहीं नहीं, काफी इस थोड़ा थोड़ा पर्टिकुलर हर बुक में मिलता है। इस पर्टिकुलर बुक का नाम क्या है, इस पर्टिकुलर इस बुक का? पर्टिकुलर बुक का नाम है ये प्रश्न शास्त्र प्रश्न ज्योतिष का वैज्ञानिक उपयोग। एक बार दिखा लीजिए, स्क्रीन पे दिखा लीजिए ये कैम। देखिए। मैडम इसकी फोटो भेजिएगा प्लीज उस पे, एक बार जरा दिखाइएगा। ग्रुप पे। हाँ, एक सेकंड, ये अभी बुक आ नहीं रहा, मैं आपको एक सेकंड स्पॉटलाइट पे लेता हूँ। हाँ जी, अब एक बुक दिखाइए। ये आपको सीधी दिख रही है कि उल्टी दिख रही दीपक कपूर ने सीधी दिख रही है, एकदम ठीक सीधी दिख रही है। एक है? मिनट होल्ड कीजिए, हम फोटो ही खींच लें उसकी हम। ये दीपक कपूर की लिखी हुई बुक हाँ, है। दीपक कपूर की, राइट। और इसमें बहुत इजी दिए हैं। बाकी मैं तो और बुक्स के भी रेफर करके सबसे बीच में से निकाल लेती नहीं, नेचुरली मैडम। तो आपकी स्पेशलाइजेशन इसमें ही है क्या मैडम? हूँ। कोशिश करती हूँ इसी को ज्यादा करने की, पढ़ती हूँ इसी। राइट, ये राइट। दो पार्ट्स में, पार्ट वन जिस इस पे लिखा हुआ था, ये दो पार्ट पार्ट। 1 एंड पार्ट 2, यस, 2 पार्ट में है। दिस इज इम्पोर्टेंट। पार्ट 1 है ये, और इसका पार्ट 2 शायद मैंने यहाँ पे रखा नहीं है, अंदर होगा। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दो दो पार्ट्स में बुक है। दीपक तो कपूर की इजी सबसे बढ़िया ये book है। मतलब प्रश्न शास्त्र में सबसे बढ़िया यही बुक है दीपक कपूर की। हाँ, जो उन्होंने बहुत सूत्रों को इजी करके जो लिखा है, तो ये अच्छी बुक है। और जो बुक है उनमें थोड़ा सा टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो समझना मुश्किल होगा। इसको कोई भी समझ सकता है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं पढ़ के। बहुत इन्होंने ब्रीफ अप किया हुआ है, सम अप किया हुआ है इन्होंने, हर चीज को छोटा करके और ब्रीफली इजी कर दिया है। इस बुक ओके, से आप पढ़ते हैं तो ये आपको इजी रहे। ठीक है, एक तो ये और आप बहुत लोग अच्छी परचेज भी मेहता कर जी की सकते हैं। बुक है। एक उनका इनिशियल्स याद नहीं है, मेहता है, उनकी बुक है, वो भी बहुत अच्छी है। थोड़ी लेंदी है, उसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उसमें से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है उसको निकाल लेती हूँ। ठीक है। और भी है षटपंचाष्टिका, तो इसकी बेसिक है ही, पर उसमें भी ना बहुत इजीली समझ नहीं आता। थोड़ा इसमें एलेबोरेट कर दिया है उन्होंने, राइट, दीपक राइट। कपूर जी ने, कि इजीली समझ आ जाती है, अंडरस्टैंड। एक बार फिर भी आप ना फोटो खींच के भेज दीजिएगा। हाँ, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ photos। एक वो भी डालनी है, वो जैमिनी की, वो जी, भी। वो राहु केतु वाला जो था ना। हाँ जी, हाँ जी, वो भी मैं जी जी जी, डाल ठीक है। तो आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए। जो चोरी वाला ये जो है ना सब्जेक्ट टॉपिक, इतना लेंदी है। इसमें दीपक कपूर जी ने बहुत छोटा करके उन्होंने समअप कर दिया है। अदरवाइज इतना लेंदी है कि अगर हम सिर्फ चोरी का ही टॉपिक पढ़े तो हम इसमें कम से कम 10 क्लासेस लगा सकते हैं, इतना ज्यादा लेंदी है। पर हमने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सब कुछ कोशिश की है आज की आज की क्लास में डिस्कस करने की। बहुत कुछ हमने जो बहुत जरूरी है कुंडली में देखने के लिए, वो हमने सब कुछ ले लिया आज। जी, हाँ ही जरूर। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन, मिश्रा सर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। बिल्कुल ठीक है सर, अच्छा समझाया मैडम ने। और थोड़ा वो प्रैक्टिस की बात है, जी, प्रैक्टिस तो जी, हमें ही प्रैक्टिस तो करनी है। करनी पड़ेगी। बिल्कुल हमें ही करनी है प्रैक्टिस, वी कांट एस्केप फ्रॉम दैट। राइट राइट राइट। राइट।
गीत शर्मा आपका कोई क्वेश्चन हो, अलंकृता आपका कोई क्वेश्चन हो? नो सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। आज पूरे दिन में लगे रहे हो, मेरी तबीयत भी खराब है। ओके, तो टेक आप केयर। मैं तबीयत ठीक करिए मैं सबसे पहले। हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी मैम। थोड़ा सा मैं कुंडली में फंसी हुई हूँ, बट आज मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मैं इस पर नहीं पूछा। मैं देन अगली क्लास में मैं पूछूंगी। मैं ठीक है। एनी टाइम आपकी अलंकृत अगर कुंडली ओके बीच मैम। में कभी कंप्लीट हो जाती है तो आप वैसे भी पूछ सकते हैं। नो मैम, कई चीजें ऐसी है जिसमें से मैं आपकी भी देख रही हूँ, यूट्यूब भी देख रही हूँ, दोनों जगह देख देख के कर रही हूँ। बस एक दो ऐसी चीजें हैं तो अगर इसमें मैं नहीं समझ पाई तो मैं जरूर पूछूंगी आपसे। श्योर। अलंकृता कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। नहीं सर, अभी नहीं है। अभी नहीं? समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग्स देखना, इसके नोट्स हाँ, पढ़ना, मेनली रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग्स देखिए, नोट्स पढ़िए और फिर इसको कुंडली पे लगाइए, तब समझ में आए। हाँ हाँ। ठीक है। वाईडी शर्मा जी, सर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। वाईडी शर्मा सर, आई थिंक उनका भी क्वेश्चन नहीं है, तो आई थिंक वी कैन वाइंड अप द क्लास में। ओके, वाइंड अप करने से पहले सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। सेम टू यू मैम, सेम टू हैप्पी सेम टू जन्माष्टमी, यू। आप सभी को थैंक बहुत यू, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आपको मैडम सबको हमारी जी। तरफ से जन्माष्टमी की थैंक यू, हैप्पी थैंक यू, थैंक यू। शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। सेम टू यू मैम। मैम, सभी को। और जी ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फ्राइडे को मिलते हैं। जी, ठीक है, एक चलिए नए टॉपिक के साथ। टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, गुड नाइट ऑल। ओके, टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट।